वो शासक। इसके बाद मैंने अभी लास्ट चर्चा की थी सेस्मोग्राफ और सेस्मोलॉजी, यानी कि भूकंप। भूकंप की जब बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि आजकल तो हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत भूकंप आते हैं। पश्चिम के जगत में यह मान्यता थी कि एटलस नाम का एक व्यक्ति है, उसने पृथ्वी को अपने कंधे में रखा हुआ है। भूकंप तब आता है जब वो अपने इस पृथ्वी को उठाकर इधर से उठाकर इधर कर देता है। आज इस बात को सुनकर के हंसी सी आती है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे ये बहुत लंबे साल तक चलता रहा। भारतीय संस्कृति में बोला गया कि शेषनाग नाम का एक नाग है, उसकी फण पर पृथ्वी है। अब ये सब किंवदंतियां हैं, ये सब विज्ञान नहीं है। आज क्योंकि हम विज्ञान के जगत में हैं, इसलिए इस बात को सुनकर के हमको हंसी आ सकती है, लेकिन उन लोगों की मान्यताएं यही थी। अब उन्होंने निकालने की कोशिश की तो वो जो रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल हमेशा 10 टाइम्स काम करता है। आपको बोला गया कि 6 रिक्टर स्केल पर इस भूकंप को 6 नापा गया। अगर 7 नाप लिया जाए, 7 का भूकंप आ जाए, तो जितना 6 पे नुकसान हो रहा है उसका 10 गुना नुकसान होना है। भारत में भूकंप के 6 प्रदेश बताए गए हैं। चीन का जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहां पे भूकंप अक्सर आते हैं। जापान, कोरिया, फिलीपाइंस, ईस्टर्न चाइना। इसलिए जहां पर जो समस्या होती है उसके लिए शोध भी होता है। आप सब ने सुना है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तो हम आविष्कार भी करेंगे। उसके बाद एक बात और आती है। सबसे पहले इन लोगों ने हमें बताया कि कॉमेट नाम की कोई चीज होती है, पुच्छल तारा। कॉमेट, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या चीज होती है? इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, सौर मंडल से बहुत बाहर न जाने कितने हजारों लाखों सौर मंडल मौजूद हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। कितने हमारे पास कोई संख्या नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब वो कभी पृथ्वी के आसपास से कोई कॉमेट, कोई धूमकेतु गुजरता है, तो उसके पास गैसियस फॉर्मेशन होती है, वो पूंछ बनाती है बहुत लंबी। इसलिए इसको हिंदी में तो हमने पुच्छल तारा कह दिया। पूंछ जिसकी हो, ऐसा तारा जिसकी पूंछ हो। उससे खतरा यह है कि अगर वो पृथ्वी के पास से गुजरेगा और वो जो गैसियस फॉर्मेशन है वो अगर हमारे आपके लिए नुकसानदेह है, तो हो सकता है कि ये सभ्यता समाप्त हो जाए। अभी कुछ सालों पहले, 2 दशक पहले, एक धूमकेतु गुजरा जिसका नाम था हैली। हैली नाम के साइंटिस्ट ने उसको ढूंढा था। उसके कुछ गैसेस सब्सटेंस को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास ये बात बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित नहीं है कि वास्तव में उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। जब हम इस पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम इस पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल पिद्दी सा नजर आते हैं, कुछ है ही नहीं। हम प्राचीन भारतीय स्रोतों में लिखा गया है, ये नेति नेति है, अपार है, अनंत है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है। तो एक बात आई धूमकेतु की, एक बात आई रेशम पालने की। मैंने आपको बताया कि उत्कृष्ट किस्म का रेशम चाइना से आया, इसलिए चीनी वस्त्र, चीनी कपड़े, और ये जाते थे कहां तक? पूरे कैस्पियन सागर तक, रोमन साम्राज्य तक, यूरोप तक जाते थे। इसके अलावा आप लोग इस बात को जानते हैं, जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि खगोल विज्ञान की बात करते हैं, तो एक शब्द आता है धूप घड़ी, जल घड़ी। इन सब का इन्वेंशन भी चाइना में हुआ। हमारे यहां हिंदुस्तान में जब हम भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, फिरोज तुगलक ने धूप घड़ी, जल घड़ी, इनके एक्सपेरिमेंट्स करवाए थे। अपना जयपुर इस बात का एग्जाम्पल है, जहां जंतर मंतर बना है। आप कभी जाके देखें तो आपको उसका साइंटिफिक अप्रोच नजर आएगी कि क्या वो साइंटिफिक अप्रोच है, किस तरह से सनरेज आती हैं और उन सनरेज के आधार पर हम टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उन सनरेज के आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि आने वाले समय में और क्या क्या चेंजेस होंगे। नक्षत्रों के
स्थितियों के आधार पर, उनकी एलिप्टिकल मोशन, उनकी जो गति है, उस गति के आधार पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम जो बात करते हैं, एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, कैंपस। आप तो आजकल मोबाइल में लैपटॉप खोलिए और तुरंत आपको कैंपस मिल जाएगा, यानी दिशा सूचक यंत्र। हमको पता लग जाएगा कि हमारी लोकेशन क्या है। आज तो हम क्योंकि जीपीएस के जमाने के लोग आ गए, इसलिए हम सब चीजें निकाल लेते हैं। लेकिन चीन की सभ्यता में अगर आप कहीं समुद्र में जाते हैं तो एक एरिया तक जाने के बाद आपको यह पता नहीं लग पाएगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो लोगों ने निकाला कि सूरज किधर से निकला। दिन में तो सूरज निकाला और रात को पोलर स्टार निकाला, ध्रुव तारा। इसके आधार पर हमने ये कैलकुलेशन करनी शुरू की। तो जो ऐसे निकलते थे, अक्सर रात को यात्राएं रोक दी जाती थी। लेकिन बीच समुद्र में क्या करोगे? दिशा सूचक यंत्र आया। हालांकि दिशा सूचक यंत्र फिर 15वीं-16वीं शताब्दी में जब यूरोप में परिवर्तन हुए तो वहां पर भी दिशा सूचक यंत्र पहली बार मॉडर्न पैटर्न में आया। ओके, इसके अलावा हम जब बात करते हैं, एक शब्द आता है सोलर ईयर। हम साल की बात करते हैं, एक साल। आप और हम सब जानते हैं कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365.25, 365 सही 1/4। ठीक है, यही है। ओके, अब जब हम इस्लाम की बात करते हैं, वहां चंद्रवंश चलता है। चंद्रमा के आधार पर, सूरज के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर, इसलिए महीनों के दिनों का फर्क आएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि चांद दिखाई दिया, अब कल ईद होगी, क्योंकि कैलकुलेशन उसके बेसिस पर है। लेकिन यहां कैलकुलेशन दूसरा है, ये चाइनीज पैटर्न में और इंडियन पैटर्न में। आप आज से 100 साल पहले और 100 साल के बाद भी निकाल सकते हैं कि दिवाली कब आएगी। आज से 100 साल के बाद भी तो पैटर्न चेंज हुआ। इनके यहां शुरू में, इनके यहां भी 356 दिन का साल था, लेकिन बाद में इन्होंने चेंज किया, एनहांस किया इसको, और एग्जैक्ट निकाला 365.25। ये चाइनीज की देन है। साल, सोलर ईयर। ये सारी परिपाटियां, ये सारी चीजें जो हमको चीन की सभ्यता ने दी, हम उनके ऋणी हैं। इतिहास ऐसी सारी सभ्यताओं को, ऐसे सारे व्यक्तियों को नमन करता है जो इस मानवता को कुछ दे गए। अब चीन की जो सभ्यता है, इस सभ्यता के एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। हमने चीन के बारे में जो बात की है वो बात इस तरह से है कि सबसे पहले चीन का आज का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों हमको चीन को पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ें चीन को, चीन का आज का इंपॉर्टेंस क्या है आज के समाज में। चीन की ज्योग्राफी की मैंने आपसे बात की थी। चीन की ज्योग्राफी की बात करने के बाद, क्योंकि ज्योग्राफी का महत्व हमेशा इतिहास में आता है, इसलिए हमने उसको लिया। उसके बाद हमने चीन के राजवंशों की बात की। चीन से संबंधित हमने शब्दावलियों की बात की कि चीन में क्या क्या शब्दावलियां इस संबंध में आती हैं, जिसके कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीन के हमने धार्मिक दार्शनिक चिंतन की बात की, और चीन का हमने देन क्या है, हमें क्या दे गए वो लोग, क्या योगदान है उनका, इस पर हमने चर्चा की। और ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम इस सेशन में रोमन सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगे। रोमन सिविलाइजेशन, इसको हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पढ़ने के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से। पहला भाग ये आएगा कि रोमन सिविलाइजेशन का भाग क्या क्या है, कहाँ कहाँ रोमन सिविलाइजेशन था, वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है। दूसरा भाग हम ये करेंगे कि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण क्या कर सकते हैं। तीसरा पार्ट इसके हम राजनीतिक सिस्टम पर आएंगे, राजनीतिक सिस्टम क्या है, क्या व्यवस्था थी इनके यहाँ। और चौथा भाग हम इसमें आएंगे कि इनका आर्ट और कल्चर क्या था रोमन एम्पायर का।
तो मोटे तौर पर जो रोमन सिविलाइजेशन है, एक वन बाय वन अगर हम बात करते हैं तो आप विश्व के मैप में अगर देखें तो ये जो पार्ट है, ये मेडिटेरेनियन सी जिसको हम कहते हैं आज का भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर के आसपास मूल रूप से रोमन साम्राज्य का विकास हुआ। यह रोमन साम्राज्य वो साम्राज्य है जो एक साथ एट ए टाइम 3 महाद्वीपों में फैला था। आप देख रहे हैं यह सारा भाग यूरोप का भाग है, यह भाग एशिया का भाग है और यह भाग अफ्रीका का भाग है। मोटे तौर पर जो इसका केंद्र है वो रोम है। इस जगह पर इटली की राजधानी रोम, क्योंकि रोमुलस नामक व्यक्ति ने इस रोम की स्थापना की और उस रोम के आसपास में जिस कल्चर का विकास हुआ, उस टाइबर रिवर के आसपास में जिस कल्चर का विकास हुआ, उसको हमने रोमन सिविलाइजेशन कह दिया। आप देख सकते हैं मैप में, ये आज का स्पेन वाला भाग है, ये गैलिया लिखा है, गाल बोलते हैं हिंदी में, ये गाल का क्षेत्र है। ये ज़्यादातर इसमें आज का फ्रांस वाला एरिया है। ये जो आप इटालिया देख रहे हैं ये इटली है। ये सारा आज का बाल्कन का एरिया है। ये एशिया वाला भाग आ गया हमारा, इस वाले पार्ट को टर्की कहते हैं या एशिया माइनर बोलते हैं। ये पार्ट सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और आज का फिलिस्तीन वाला एरिया है। ये भाग आप देखेंगे कि ये इजिप्ट वाला एरिया है और ये उत्तरी अफ्रीका और खास करके जो मोरक्को का एरिया है वो एरिया इसमें शामिल था। तो इस पूरे इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हम जरा थोड़ा सा इसको ये देखें कि इस इतिहास को हम बांटे कैसे, किस तरह से इसको बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर रखा जाए। तो सबसे पहला भाग तो जो आता है वो आता है 653 बीसी से पहले का काल, 753। रोमुलस नाम के व्यक्ति ने इस जगह की 753 में इसकी रोम की स्थापना की थी। तो क्योंकि रोमुलस ने की थी इसलिए इसको रोम कह दिया गया। इससे पहले का भाग क्या है? 753 से पहले का भाग, एक इतिहास ये है। यहां पर एक एट्रस्टन जाति थी, ये बेसिकली एक आर्यों से मिलती जुलती जाति है। इन लोगों का शासन था। यहां पर आ गया कौन? रोमुलस। मैं हिंदी में साफ लिख रहा हूं, रोमुलस। और लगभग 509 में आकर के बीसी रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई। रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई, इसलिए यहां से यहां तक का जो काल है वो गणतंत्र का काल कहलाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, फर्स्ट बीसी में, यहां पर सम्राट बनने लगे, रोमन एम्परर, रोमन एम्पायर। तो आप एक बार फिर से बात को समझ लें, पहले क्या है? पहले रोम का इतिहास बिल्कुल एक अलग तरह का इतिहास है। और यहां पर ये रोम की स्थापना क्योंकि रोमुलस ने की है 653 में, और उसके बाद यहां पर गणतंत्र स्थापित हो गया। गणतंत्र का मतलब, पॉलिटिकली गणतंत्र का मतलब होता है, दो शब्द होते हैं, एक गणतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का वह रूप जहां पर हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, जहां पे संविधान का प्रमुख, राज्य का प्रमुख आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इंग्लैंड में गणतंत्र नहीं है। यहां पर हेड ऑफ स्टेट इनका निर्वाचित होता था। तो यह गणतंत्र बन गया। और इस गणतंत्र के काल में क्या क्या बातें हुई उसकी चर्चा मैं अलग से करता हूं। फर्स्ट बीसी में यहां पर आप दो बड़े फेमस नाम आते हैं। एक का नाम आप सबने सुना है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा जनरल प्राचीन विश्व का रहा, रोमन सम्राट भी रहा वो कुछ टाइम के लिए। और वो
एक नाटककार हैं इंग्लैंड के, अंग्रेजी के, जिनका नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखा है जिसका नाम क्या है? जूलियस सीजर है। ये इस काल के उस पूरे प्लॉट पर आधारित है, उस कथानक पर आधारित है। और उन्होंने पूरे जूलियस सीजर का, क्योंकि साहित्य में और इतिहास में फ़र्क ये होता है कि साहित्य में कल्पना भी होती है। साहित्य और इतिहास में मेजर फ़र्क ये है कि इतिहास सत्य घटनाओं की बात करेगा और साहित्य उसमें कल्पना को जोड़ेगा। आप सब लोगों ने वो फेमस लाइन सुनी है, जहां न पहुंचे रवि कवि कल्पना करता है, साहित्यकार कल्पना करता है, लेकिन इतिहासकार कल्पना नहीं कर सकता, वैज्ञानिक कल्पना नहीं कर सकता। उसके लिए एजम्पशंस हैं, उसके लिए सोचने का यह है कि हाँ ये क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स हैं। लेकिन कवि कल्पना करता है, साहित्यकार कल्पना करता है। तो गणतंत्र की बात आई, यहां राजतंत्र की बात आई, सम्राट की बात आई। तो यहां पे गणराज्यों का समय था, गणतांत्रिक समय था, और यहां पे सम्राटों का काल आया। इसी सम्राटों के काल में दो नाम हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने हैं। एक तो मैंने बोला आपको जूलियस सीजर, और दूसरा नाम मैंने बताया ऑक्टेवियन। आप लोगों ने कभी कोई हॉलीवुड की पिक्चर देखी हो, खास करके ग्लैडिएटर जैसी मूवी अगर देखी हो, तो वो इस काल से संबंधित है। रोम में दास्ता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। दास्ता मतलब स्लेवरी, दास प्रथा उनके यहां चरमोत्कर्ष पर हुआ करती थी। यही कारण है कि जब भारत में पश्चिमी जगत से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, आप सबने मेगास्थनीज के बारे में सुना है। मेगास्थनीज एक बड़ी फेमस लाइन बोलता है, मैंने भारत में दास नहीं देखे। तो क्या भारत में दास नहीं थे? भारत में दास थे। तो वो क्यों कह रहा है ऐसे? क्योंकि दासों के साथ जो व्यवहार और जो फॉर्मेट उनके यहां था वो भारत में नहीं था। भारत में दासों के उन्मुक्ति के नियम थे, आप अपने दासत्व से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इनके यहां उन्मुक्ति के नियम नहीं थे। यह खास डिफरेंस आता है। अगली बात यह आती है, जैसे ही हम इस काल के बाद आगे निकलते हैं तो यह रोमन साम्राज्य लगभग 4th AD में आकर दो भागों में बंट गया। दो भागों में बंट गया। एक को हमने बोला पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक को हमने बोला पूर्वी रोमन साम्राज्य। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक दूसरा नाम भी आया, बेंजेंटाइन। उच्चारण अलग अलग भी हो सकता है, बेंजेंटीन लिखा होगा या बेंजेंटाइन लिखा होगा, उच्चारण किसी रूप में आ सकता है। दिस इज बेंजेंटाइन एम्पायर। तो ये बेंजेंटाइन एम्पायर, यहां से हम दो भाग देखते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसका केंद्र क्या रहा? रोम। और पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बेंजेंटाइन साम्राज्य, इसका केंद्र रहा कंस्टेंटिनोपल, आजकल टर्की में है। तो दो राज्य बन गए, दो साम्राज्य बन गए। अब आप देखिएगा, जरा इतिहास को देखिएगा। यह इतिहास 1000 और 1200 BC से शुरू हो रहा है, और ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है जिसको हम बेंजेंटीन साम्राज्य कह रहे हैं, बेंजेंटाइन एम्पायर, यह एम्पायर लगभग 1453 AD तक चला, जब यहां पर जो ऑटोमन मुस्लिम्स थे, ऑटोमन टर्क्स मुस्लिम्स थे, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया और अपना राज्य स्थापित किया। और सेम उन्होंने भी बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया, ऑटोमन एम्पायर। उनका राज्य भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला था। इसलिए यह परंपरा इन्होंने इन लोगों से सीखी है। तो आप देखिए, दुनिया का एकमात्र ऐसा साम्राज्य जो इतने सालों तक चला। दोबारा इस बात को देख लें, मैंने आपको बताया इससे पहले का काल 753 में रोम की स्थापना होती है। इस 753 में रोम की स्थापना से पहले का काल
हमें दिखाई देता है। इससे दरअसल जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में मूल रूप से दो सभ्यताओं का विकास हुआ। एक को हम ग्रीक सभ्यता कहते हैं, एक को हम रोमन सभ्यता कहते हैं। ग्रीक सभ्यता रोमन सभ्यता से थोड़े पहले की सभ्यता है और रोमन सभ्यता लगभग यहां से शुरू हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन, रोम की सभ्यता। इस रोम की सभ्यता को मैं फिर से बता रहा हूं, हमने 3-4 भागों में बांट दिया। पहला भाग जो 753 से पहले का था, यानी जब रोम की स्थापना हुई। दूसरा भाग आया जब 509 ईसा पूर्व में रोम में एक गणतंत्र की स्थापना हुई। और तीसरा भाग आता है जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आता है, जब रोम में एम्परर का कंसेप्ट आया। रोम एक ऐसा सभ्यता है, रोम की सभ्यता, जिन्होंने साम्राज्य का कंसेप्ट दिया। आज तक साम्राज्य का कंसेप्ट नहीं था, इन्होंने साम्राज्य का कंसेप्ट दिया। किसके यहां? उनके यहां। भारत में तो था, भारत में तो मौर्य साम्राज्य था, याद कीजिए आप पीछे, भारत में बिंबिसार था, लेकिन सम्राट हमारे यहां चल रहा था, उनके यहां शब्द नहीं है, उनके यहां से शब्द आया है एम्परर। लेकिन इनके एम्परर की एक खास बात और होती थी, ये डिक्टेटर होता था, ये हद दर्जे का डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जो राजा चाहेगा वही होगा और लोगों को बोलने और सोचने का अधिकार नहीं है। जब हम इस तरह की परिपाटी अपनाते हैं तो उसमें निरंकुशता टॉप लेवल पर आ जाती है। जब निरंकुशता टॉप लेवल पर आ जाती है तो राज्य में अत्याचार भी होते हैं। आप कल्पना करेंगे, इनकी सेना दुनिया की क्रूरतम सेना थी इस जमाने में, क्रूरतम। यहां पे कुछ वॉर होते हैं, इनका एक सिस्टम होता था, जाओ और जहां आपने जीता है उस एरिया में बच्चे और महिलाओं को मार दो। भारत में बाद में बलबन ने भी इस थ्योरी को अपनाया, ब्लड एंड आयरन, रक्त एवं लौह की नीति। जब हम इनके यहां देखते हैं तो एक वॉर में तो एक एक साथ में ये 50,000 लोगों को बंदी बनाकर लाते थे और उनसे काम करवाते थे। खाना एक टाइम मिल जाएगा, काम करेंगे आप। जब ये वाला काल आया तो इन्होंने एक नया चेंज किया और बोला ठीक है, हम आपका कुछ नहीं करेंगे, आप हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, आपको हमारे प्रति वफादारी दिखानी होगी। और इस पीरियड में इतनी सेना इनकी बढ़ी, तो आप जानते हैं जब सेना बढ़ेगी तो आपकी सैन्य शक्ति बढ़ेगी, मिलिट्री पावर बढ़ गई। मिलिट्री पावर बढ़ गई, जैसे ही व्यक्ति के हाथ में कोई पावर आती है वैसे उसका वो उपयोग या दुरुपयोग करना चाहता है। एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। अगर हमारे पास ताकत है, सत्ता है, तो अक्सर हमारे दिमाग में बात आती है कि इसका टेस्ट करें, पता तो चले मेरे पास ताकत है। अगर मेरे पास ताकत है और किसी और को पता नहीं चल रहा है तो मुझे क्या फायदा है? तो व्यक्ति अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है, शक्ति प्रदर्शन। आप लोगों ने सुना होगा, आजकल पॉलिटिकल क्षेत्र में भी कहते हैं नेता के यहां कितनी भीड़ आई, 1 लाख की भीड़ आई, 10 लाख की भीड़ आई, कहते हैं नेता ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बोलते हैं ना। अब उस जमाने में कैसे करेंगे? तो इस सम्राट के पास एक साथ 1 लाख की आर्मी, घुड़सवार चल रहे हैं, उसके पीछे उसके हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, और जो जो उसके पास हो सकता है वो सब कुछ है। तो सम्राट का वो शक्ति प्रदर्शन हो गया। जब इस वाले पीरियड की बात आती है तो यहां पर मैंने अभी आपको एक नाम लिया, जूलियस सीजर। इजिप्ट के अभियान पर जब ये गया तो यहां पर एक बहुत ही चर्चित रानी थी उस वक्त, राजकुमारी या रानी कुछ भी कहिए, क्योंकि वहीं की राजकुमारी थी वो। उसका नाम आप सबने सुना है, नहीं सुना तो कहानियों में खूब है उसका नाम, क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा उसका फेमस नाम है। ऐसे कहते हैं कि बहुत सुंदर तो थी, सुंदर होना तो कोई बहुत बड़ा एक इशू नहीं है, लेकिन इशू ये था कि वो बहुत बेहतरीन वो डिप्लोमेट थी, अच्छी फाइटर थी, डिप्लोमेट थी, फाइटर थी। इस कारण से हम देखते हैं
एक उसके साथ और इशू जुड़ा हुआ था, वो अपने पास 2 सांप रखती थी कि जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी सांपों से मैं अपने को डसवा लूंगी। आजकल ये ट्रेनिंग टेररिस्ट को दी जाती है। साइनाइड का एक कैप्सूल रखा जाता है आपके पास। अगर आपके साथ ऐसे कोई डेंजरस चीज आती है तो आप कैप्सूल ले लीजिए, पूरा मिनट भी नहीं लगेगा डेथ होने में। उसने सांप क्यों लिया, इसके पीछे बहुत सी किंवदंतियां, उनमें मैं नहीं जाऊंगा। तो यहां पर हम जूलियस सीजर की बात करते हैं। ये जूलियस सीजर उस जमाने का, इसके बारे में एक फेमस लाइन है जो अक्सर बोली जाती है, ही केम, ही सॉ एंड ही कंकर्ड। वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। यानी जहां जहां वो गया वहां वहां वो जीतता चला गया, और जहां जीतता चला गया वहां के 50,000 लोग आर्मी में ले लिए। 50,000, 20,000, 10,000, कुछ नहीं तो 500 ही सही, क्योंकि आर्मी में एक काम तो होता नहीं है कि केवल लड़ना ही लड़ना है। आर्मी में कई तरह के काम होते हैं। कपड़े पे प्रेस कर ले, कुछ नहीं तो कोई बात नहीं है। हमारे घोड़ों की सफाई कर ले, आर्मी में उसको काम दे दिया। इस कारण से इन लोगों की सेनाएं बढ़ती चली गई और रोमन छोटा सा जो राज्य था, इन लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया रोमन एम्पायर में। इस रोमन एम्पायर के अंतर्गत अब आप देख लीजिए कि कितना बड़ा एरिया हमारे पास है। ये रोमुलस की बात मैंने की थी। 753 ही फाउंडेड रोम। रोम की उसने स्थापना की। यहां से रोम का इतिहास व्यवहारिक रूप से लिखा जाना शुरू होता है। इससे पहले हमारे पास आर्कियोलॉजी बता रही है, इसकी चर्चा मैं अलग से करता हूं भी। ये टाइबर रिवर है, आप नदी का फ्लो देख रहे हैं। इस नदी के आसपास में, इस नदी के किनारे उसने रोम की स्थापना की। और एक शब्द आज भी चलता है इन्हीं लोग, क्योंकि हमारी आपकी संस्कृति में आजकल जितने ज्यादातर शब्द हैं, खास करके यूरोप की संस्कृति में, वेस्ट की संस्कृति में, उनके शब्दों का जो मूल आधार है वो ग्रीक है या रोमन है। ये फोरम वहीं से आता है। फोरम एक ऐसा एक्टिविटीज का सेंटर था जहां पर लोग इकट्ठा हो जाते थे, जैसे हम लोग बोलते थे मेले। तो फोरम इस तरह की चीज होती थी, वहां पर वो लोग आकर के मिलते थे। जब वो आकर के इस रोम के आसपास में मिलने लगे तो इस फोरम का नया नाम दे दिया गया, क्या? रोम। और इस रोम के आसपास में इस रोमन सभ्यता का विकास होता है। और अगर मैं ज्योग्राफिकल हिसाब से बोलूं तो दैट इज टाइबर वैली। ये वो नाम है जो इसके पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है। आप लोगों ने सुना होगा, आज भी हम इटली की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप के कई देशों की बात करें, तो वहां पर सीनेट सिस्टम होता है। सीनेट का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अपनी लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, उस तरह से वहां की संसद। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। दिस इज पिक्चर ऑफ सेनेट। ये क्या है? सेनेट का एक चित्र है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आज ये जो तब का पिक्चर है, ये आज की पृष्ठभूमि, आज का जो पिक्चर है संसदों का, जितने भी दुनिया में संसद है उनका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। आज हमारी लोकसभा राज्यसभा लगभग इस पैटर्न पर है। ऐसे ही होता है, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही है। सीनियर थोड़ा आगे बैठेंगे, सीनियर को बोलने का टाइम ज्यादा मिलेगा, जूनियर को कम मिलेगा। लोकसभा स्पीकर निर्धारित करेगा। सेम वे, बस फर्क यह है उस जमाने में टेक्निक नहीं थी, तो ये लोग आकर के देखिए कहां से बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे। जबकि आज क्या है, अपनी अपनी जगह से आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये रोमन सेनेट हुआ करती थी। कोई भी डिसीजन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर आती है, ऐसी मान्यता है, आप जरा इनके जरा कपड़े देखिएगा कैसे पहने में, ठीक है? सब कपड़े देख रहे हैं इनके, ढीले ढाले कपड़े हैं। मैं इसके पैरेलल में आपको किसी सैनिक के कपड़े आपको दिखाता हूं। ये सैनिक का कवच है। एक मान्यता है कि जो मालिक हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो मालिक हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो ढीले कपड़े पहने ताकि उनका दिमाग शांत रहे। जो सैनिक हैं उनको टाइट कपड़े पहनाए जाएं
देख लीजिए जैकेट कैसे पहनी हुई है। उसके पास जूते भी बिल्कुल टाइट होने चाहिए, उसके ट्राउजर्स, उसके कपड़े, उसकी जैकेट, उसका सिर देख लीजिए आप, ताकि वो दिमाग से ना सोचे, शरीर से काम करे। ये सारा कंसेप्ट ये लोग लेकर आए। आपने सुना होगा, देखा होगा, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यहां तक कि जो आज के कश्मीर के आतंकवादी हैं, वो जो ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं लेकिन बीच में एक बेल्ट लगाते हैं अपने को टाइट करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिजिकली एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक ये बेसिक डिफरेंस आता है।